हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज फिर से मैं जीके का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का, तो आज जीके का सेशन है। दोस्त, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ हमारे जो चैनल है उसे फटाफट शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड जुट पाए हमारे साथ और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज का पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो करते थे पशुपति के। किसका दोस्त? पशुपति जो थे उसकी पूजा करते थे। आप ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? वो थे पशुपति। इसका आंसर क्या है दोस्त? पशुपति। ठीक है दोस्त, साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता ये प्राचीन सभ्यता है और सबसे बड़ी सभ्यता थी। आप ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये सबसे बड़ी सभ्यता थी। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कुल 4 सभ्यता थी, जैसे चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? पशुपति। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्त, सिपाही विद्रोह के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। आप ध्यान रखिएगा, जो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। आप ध्यान रखिएगा, 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्त, आर्य महिला की सभा की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी पंडित रमाबाई के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, जो आर्य महिला सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? पंडित रमाबाई के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पंडित रमाबाई द्वारा। और पूछे यदि आर्य समाज की स्थापना तो सिर्फ किसके द्वारा की गई थी? वो किया गया था, आर्य समाज की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था स्वामी विवेकानंद स्वामी के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, विवेकानंद जो स्वामी है उसके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? पंडित रमाबाई। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्त, भारत के जो मार्टिन लूथर है किसे जाना जाता है मार्टिन लूथर के नाम से? तो वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। आप ध्यान रखिएगा, जो दयानंद सरस्वती थे उसे मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का मार्टिन लूथर के नाम से कौन जाना जाता है? तो वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? स्वामी दयानंद सरस्वती। साथ ही दोस्त, जो इनका जो वाक्य था वेदों की ओर लौटो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्होंने ही दिया था। गो टू द वेदास किसका नारा है? यह है दयानंद सरस्वती का। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत के मार्टिन लूथर के नाम से ही स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। भारत के राज सचिव को किस अधिनियम के द्वारा शक्ति दी गई? तो दोस्त, भारत के राज सचिव को जिस अधिनियम के द्वारा शक्ति दी गई थी वो थी 1858। माफ किया दोस्त, यहाँ 1858 होना चाहिए, 1858। आप ध्यान रखिएगा, 1858 अधिनियम के तहत ही भारत के राज सचिव को शक्ति प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर क्या है? 1858। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था 1858। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्त, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 जो प्रसिद्ध है, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है राजा हरि सिंह के
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने के लिए। अब ध्यान रखिएगा, जो राजा हरि सिंह थे, जो कश्मीर के शासक थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 26 अक्टूबर 1947 को। इसीलिए 26 अक्टूबर 1947 प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? राजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। कौन से उर्दू कवि को द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया? तो दोस्त, जो मोहम्मद इकबाल थे, आप ध्यान रखिएगा, मोहम्मद इकबाल को द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय कब हुआ था? 1931 में। और तृतीय हुआ था 1932 में। तो आप ध्यान रखिएगा, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जिसे आमंत्रित किया गया था वो एक उर्दू कवि थे, उसका नाम क्या था? मोहम्मद इकबाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोहम्मद इकबाल का एक नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, इन्हीं का नारा है। तो आप ध्यान रखिएगा, किस उर्दू कवि को द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया? तो वह है मोहम्मद इकबाल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार चुने गए? तो दोस्त, दादा भाई नौरोजी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कितने बार चुने गए दोस्त? वो 3 बार। आप ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार चुना गया है। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? 3 बार। साथ ही दोस्त, भारत के ओल्ड मैन के नाम से क्यों जाने जाते हैं? तो ये है दादा भाई नौरोजी। और साथ ही साथ स्वराज जो शब्द है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो भी किए थे दादा भाई नौरोजी ने। आप ध्यान रखिएगा, इतने शब्द जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इतना आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो दोस्त, पहली जो बौद्ध परिषद हुआ था ये हुआ था राजगिरी में। कहाँ दोस्त? राजगिरी। आप ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में राजगीर है, जो बिहार में स्थित है, उसका नाम पहले प्राचीन नाम क्या था? राजगिरी था। वहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उसके शासन में हुआ था। साथ ही दोस्त, द्वितीय बौद्ध संगीति ये किसके शासनकाल में हुआ था और कहाँ हुआ था? ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। आप ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय बौद्ध संगीति ये कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसके शासनकाल में? तो वो थे उस समय जो शासक थे वो थे कालाशोक। साथ ही दोस्त, तृतीय बौद्ध संगीति ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और चौथे बौद्ध संगीति हुआ था, ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर के कुंडल ग्राम में। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, पहली बौद्ध परिषद का गठन परिषद कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजगिरी में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। किसने 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जिन्होंने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था वो कौन थे दोस्त? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप ध्यान रखिएगा, जो 1931 का जो कराची का अधिवेशन हुआ था उसमें मौलिक अधिकारों के जो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किसने किया था? जो ड्राफ्टिंग हुआ था, किन्होंने तैयार किया था? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ ही दोस्त, जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो जो अध्यक्षता किए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप ध्यान रखिएगा, 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में। साथ ही जिसे हम भारत के लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उसे भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्त, जो हाई कोर्ट होते हैं उच्च न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है? तो ये होता है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं
और राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसके परामर्श से ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, परंतु इसकी जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार की है, ये प्रक्रिया जो है इसमें क्या होता है कि भारत की जो मुख्य न्यायाधीश है और जो राज्य के राज्यपाल है उसके परामर्श से ही राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्त राष्ट्रीय एकता परिषद जो होता है इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। जोनल काउंसिल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्त जो जोनल काउंसिल होते हैं उसके पदेन अध्यक्ष जो उसका हेड होता है वो होता है गृह मंत्री। आप ध्यान रखिएगा, या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसी कारण से जोनल काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? गृह मंत्री। तो इसका आंसर क्या है? गृह मंत्री। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति देता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यदि सर्वोच्च न्यायालय जो है यदि वो अपना निर्णय या किसी पर आदेश दे दे और उसे एहसास हो जाए कि हमने यह जो फैसला दिया गलत दिया है या इसमें गलती की गई है, तो कृपया वो फिर से वो उनकी समीक्षा कर सकते हैं, उसकी रिव्यू जो है फिर से कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं कि हम जो फैसला दिए हैं ये गलत है या सही है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये किस अनुच्छेद के तहत है? यह है अनुच्छेद 137। तो आप ध्यान रखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय जो उन्होंने निर्णय दिया या आदेश दिया उस पर समीक्षा करने की शक्ति है? तो वह है अनुच्छेद 137। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अनुच्छेद 137। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका जिसे PIL भी कहते हैं लागू होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो दोस्त जिस समय PIL को लागू किया गया था उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो थे PN भगवती। आप ध्यान रखिएगा, जिस समय PIL दायर हुआ था या लागू किया गया था उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो वो थे PN भगवती। कौन थे दोस्त? PN भगवती। तो इसका आंसर क्या है? PN भगवती। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 51, जैसा कि आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 35 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 51 जो है वो क्या बताता है? वो चर्चा करता है या विवरण करता है, वो करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी जो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी है, डिफेंस है, उसको बढ़ावा देना। तो आप ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा प्रदान करता है या बढ़ावा देता है? तो वह है अनुच्छेद 51। और जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कहाँ से दोस्त? आयरलैंड से। तो इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 51। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूचियों में क्या प्रावधान किया गया है? तो दोस्त जो 5वीं अनुसूची है और 6वीं अनुसूची इसमें जो प्रावधान है, इसमें जो वर्णन किया गया वो किया गया है अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षा के लिए। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षा के लिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। सट्टेबाजी और जुआ जो जुआ होते हैं भारत के किस संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, सट्टेबाजी और जुआ को भारत के संविधान के जो अनुसूची में रखा गया वो रखा गया राज्य अनुसूची, यानी इस पर अपना जो कानून बना सकता है या जो नियम प्रक्रिया लागू कर सकता है वो राज्य सरकार कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है? राज्य अनुसूची। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो दोस्त भारतीय संविधान का जो भाग है 8 वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। आप ध्यान रखिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसी से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 8। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, नीति आयोग जो पूर्व में योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, तो नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यह है गैर संवैधानिक। किस प्रकार का दोस्त? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप ध्यान रखिएगा,
एक है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक हुआ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हुआ, जिसे हम संवैधानिक बोलते हैं। संवैधानिक का मतलब हुआ जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, चाहे वो अनुच्छेद के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से, चाहे वो किसी भी प्रकार से यदि उसका वर्णन संविधान में किया गया हो तो वह है संवैधानिक। परंतु यदि सरकार के नियम द्वारा या कानून के द्वारा जिसे बनाया जाता है उसे बोला जाता है गैर संवैधानिक। तो आप ध्यान रखिएगा, जो नीति आयोग है ये किस प्रकार की निकाय है या किस प्रकार की बॉडी है, तो यह है गैर संवैधानिक, यानी जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो यह है गैर संवैधानिक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है, इसका स्थापना कब हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, जिसे हम WTO बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन को WTO बोलते हैं। यह क्या है, यह जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। आप ध्यान रखिएगा, यह जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। तो दोस्त इसका स्थापना कब हुआ था, 1995 में, 1 जनवरी 1995। अब बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा साल में कितने बार जारी की जाती है। तो दोस्त जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी की जाती है IMF के द्वारा, इस साल में 2 बार जारी की जाती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 2 बार। साथ ही दोस्त IMF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब बात की जाए मुख्यालय का है वाशिंगटन DC, और बात की जाए स्थापना 1945 में। तो इतना आप फैक्ट ध्यान रखिएगा, जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है इसे जारी करता है IMF, और साल में 2 बार जारी किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो हम चर्चा कर चुके हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। ओके, तो आप लिंक कीजिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे NDB भी कहते हैं, या एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्त ये जो संगठन है जिसके द्वारा स्थापना की गई थी, ये की गई थी ब्रिक्स। जितने भी ब्रिक्स सदस्य का जो देश है, संगठन है, उसके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ब्रिक्स। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। भारत में सभी स्टॉक एक्सचेंज के नियामक कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी भारत में स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो रेगुलेटर है, नियामक है, वो कौन है दोस्त, वह है सेबी। इसका आंसर क्या है दोस्त, सेबी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। लहर अपर्दन से बनने वाली अपर्दन भूमि को क्या कहते हैं। तो जो लहर होती है उससे जो अपर्दन से बनने वाली जो अपर्दन भूमि होती है उसे कहते हैं गुफा। अब ध्यान रखिएगा, अपर्दन क्या मतलब क्या होता है, अपर्दन का मतलब ये होता है कि मिट्टी को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, या पूरी तरह से मिट्टी का बिखर जाना, उसे कहते हैं अपर्दन। और निक्षेपण का मतलब क्या होता है, निक्षेपण का मतलब होता है मिट्टी एक जगह जमा होना, यानी टिल्ला बन जाना। तो आप ध्यान रखिएगा, लहर अपर्दन से बनने वाली अपर्दन भूमि को गुफा कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। लगाए गए पेड़ों के पत्तियों के बीच फसल को उगाना क्या कहलाता है। तो दोस्त जो पेड़ों होते हैं उसके अगर पत्तियों के बीच यदि हम फसल को उगाएं तो उसे कहते हैं टंगिया प्रणाली। अब ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आप पेड़ आसपास पेड़ है और उसके बीच में यदि आप फसल को उगाएं तो उसे कौन सी प्रणाली कहेंगे, टंगिया प्रणाली। तो आप ध्यान रखिएगा, उसे टंगिया सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, टंगिया प्रणाली। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। पृथ्वी के कोर को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्त जो पृथ्वी का कोर है उसे हम किस नाम से जाने जाते हैं, उसे बोलते हैं गुरुमंडल। आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के कोर, जो कोर क्या है, कोर जो है सबसे भीतरी भाग है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं गुरुमंडल, जिसे इंग्लिश में हम बेयरस्फीयर भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, कोर मंडल, जिसे हम गुरुमंडल भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। सूर्य के बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो दोस्त सूर्य का जो बाहरी परत है उसे हम कहते हैं कोरोना। आप ध्यान रखिएगा, सूर्य का जो बाहरी परत है, आउटर जो परत है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना। इसका आंसर क्या है दोस्त, कोरोना। कोरोना वायरस नहीं, कोरोना, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में बनते हैं। तो दोस्त रिंग ऑफ फायर जो बनते हैं ये कहाँ बनते हैं, प्रशांत महासागर में। आप ध्यान रखिएगा, जितने भी ज्वालामुखी फूटते हैं या इस प्रकार की प्रक्रिया जो भी होती है, तूफानी प्रक्रिया, सभी किस महासागर में होते हैं, तो वो होते हैं प्रशांत महासागर में। तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में बनते हैं, प्रशांत महासागर में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है
कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, तो कृपया इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसका लाभ लें। थैंक यू सो मच।